हेलो एंड वेलकम टू बवाल बैंकिंग क्लासेस। आज हम लोग जेआईबी पेपर 2 यानी प्रिंसिपल्स एंड प्रैक्टिसेस ऑफ बैंकिंग में मॉड्यूल ए का यूनिट 5 का पार्ट 1 करेंगे। मतलब डिपॉजिट अकाउंट्स के ऑपरेशनल एस्पेक्ट्स के बारे में जानेंगे। तो डिपॉजिट जो होता है वो सिर्फ और सिर्फ इस पर्पस से नहीं होता है कि लेंड करना है, खास साथ साथ ये भी वही डिपॉजिट अच्छा होता है जिसमें कि जो कॉस्ट ऑफ डिपॉजिट है वो कम रहे। मतलब कम ब्याज हमें देना हो कस्टमर को, ज़्यादा ब्याज हम बोरोवर से चार्ज कर सकें। तो जो कम ब्याज वाला होता है, जैसे करंट अकाउंट हो गया, इसमें ब्याज नहीं देना है, सेविंग अकाउंट हो गया, वो डिपॉजिट अच्छा माना जाता है। करंट अकाउंट के क्या क्या फीचर्स होते हैं? पहली बात, करंट अकाउंट में कोई इंटरेस्ट पेबल नहीं होता, आपको पता है। करंट अकाउंट माइनर के द्वारा, पर्दा नशीन औरत के द्वारा, इलिटरेट पर्सन अनपढ़ व्यक्ति के द्वारा या ब्लाइंड पर्सन द्वारा नहीं खोला जा सकता है। पर करंट अमाउंट में कोई भी अमाउंट विड्रॉ या डिपॉजिट करने पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं होता, कितना भी अमाउंट विड्रॉ या डिपॉजिट किया जाता है। और साथ ही साथ नंबर ऑफ ट्रांजैक्शंस भी अनलिमिटेड होते हैं, कितने भी किया सकते हैं। बिफोर मूविंग ऑन, आई रिक्वेस्ट प्लीज गो थ्रू द डिस्क्लेमर एंड अंडरस्टैंड दैट दिस वीडियो इज फॉर एजुकेशनल पर्पसेस ओनली। सेविंग अकाउंट के क्या क्या फीचर होते हैं? सेविंग अकाउंट और करंट अकाउंट दोनों में ही एनुअल रिव्यू होता है यदि कोई भी ऑपरेशन ना किया हो गया हो तो, ठीक है। मतलब एक साल के अंदर कोई अगर अकाउंट में ऑपरेशंस नहीं किए गए हैं तो एनुअल रिव्यू होता है। इसके लिए कस्टमर को अप्रोच करना होता है, उन्हें इन राइटिंग एडवाइस करना होता है कि वो अपना अकाउंट चालू रखें। अगर करंट अकाउंट सेविंग अकाउंट में अगर 2 साल तक कोई ट्रांजेक्शन ना हो तो उसको डॉर्मेंट या इनऑपरेटिव मान लिया जाता है, ठीक है। अकाउंट इनऑपरेटिव कब नहीं माना जाएगा? यदि कोर्ट का कोई गारंटी ऑर्डर या अटैचमेंट ऑर्डर की वजह से ट्रांजेक्शन्स नहीं हो पा रहे हैं तो उसको इनऑपरेटिव 2 साल बाद भी नहीं माना जाएगा, ठीक है। यदि अकाउंट अंडर लीन है, मतलब आपने बैंक ने कोई लोन दे रखा था, उस वजह से उस अकाउंट पे लीन चार्ज कर रखा है, तो उस केस में भी अकाउंट को इनऑपरेटिव नहीं माना जाएगा। जब अकाउंट डेबिट बैलेंस में होगा तो भी उसको इनऑपरेटिव नहीं माना जाएगा, ठीक है। अकाउंट ओपन सेविंग अकाउंट खोलने के लिए क्या एलिजिबिलिटी चाहिए? कुछ कैटेगरी बताई गई सेविंग अकाउंट खोलने के लिए। एलिजिबिलिटी क्या क्या है? पहली बात तो या इंडिविजुअल या सिंगल नाम से खुल सकता है, या जॉइंट अकाउंट या दो से ज़्यादा लोगों से खुल सकता है। माइनर का अगर एज 10 से ज़्यादा है तो वो अपना सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं। जो HUF के करता यानी हिंदू अनडिवाइड के करता यानी एल्डेस्ट मेल चाइल्ड ऑफ द फैमिली जो होंगे वो खोल सकते हैं सेविंग अकाउंट। साथ ही साथ अगर RBI ने कोई स्पेशल परमिशन दी है किसी पर्टिकुलर कैटेगरीज के लिए तो वो भी सेविंग अकाउंट खोल सकते हैं, ठीक है। ट्रांसफर अकाउंट्स के लिए कहा गया है कि जब कस्टमर रिटर्न रिक्वेस्ट देगा तभी उसका सेविंग बैंक अकाउंट एक ब्रांच से दूसरी ब्रांच ट्रांसफर किया जा सकता है। इस केस में उसका जो भी स्पेसिमेन सिग्नेचर और जो फॉर्म उसका होगा एप्लीकेशन ओपनिंग अकाउंट ओपनिंग फॉर्म वो भी नई ब्रांच में ट्रांसफर भेजा जाएगा। साथ ही साथ जो उसकी अनयूज चेक्स होंगी वो सारी लीव्स उसे सरेंडर करनी होगी, ठीक है। अनयूज चेक उसे बैंक को सरेंडर करनी होगी, नई जगह वो नई चेक इशू करवाएगा। बेसिक सेविंग बैंक डिपॉजिट अकाउंट यानी BSBD अकाउंट, ये आप सबको पता है, ये बहुत पुराने चीज़ें हैं जो कि आपको दोबारा रिवाइज करनी पड़ेंगी। तो बेसिक सेविंग बैंक अकाउंट जो डिपॉजिट अकाउंट जो होता है इसमें सारी फैसिलिटीज़ फ्री ऑफ चार्ज दी जाती हैं। बस इसमें कंडीशंस ये होती हैं कि जो डिपॉजिट ऑफ कैश है वो किसी ब्रांच पे आप कर सकते हो। रिसिप्ट या क्रेडिट इलेक्ट्रॉनिक नेफ्ट RTGS UPI यूज़ कर सकते हो। जो नंबर ऑफ डिपॉजिट या उसमें है उसमें कोई वो नहीं होता, नंबर ऑफ डिपॉजिट आप कितने भी कर सकते हो, लेकिन जो विड्रॉल है सिर्फ 4 कर सकते हो। महीने में सिर्फ आप 4 बार पैसा निकाल सकते हो, लेकिन जमा कितनी बार भी कर सकते हो। और ATM कार्ड रहेगा इसमें। ये BSBD अकाउंट में सर्विसेज दी जाती हैं। कोई भी व्यक्ति पूरे बैंकिंग सिस्टम में मतलब सिर्फ एक ही BSBD खोल सकता है। ये नहीं है आपने SBI में खोल लिया, कैनरा बैंक में खोल लिया, PNB में भी खोल लिया, ऐसा नहीं है। आप सिर्फ एक ही BSBD अकाउंट एक व्यक्ति चला सकता है। यदि उसका कोई अन्य BSBD अकाउंट है और उसने दूसरा खोल लिया तो उसे 30 दिन के अंदर उसको बंद करना पड़ता है, ठीक है। फिक्स डिपॉजिट्स के लिए कहा गया है कि 7 दिन से लेकर 120 महीने तक का ड्यूरेशन रहता है फिक्स डिपॉजिट का। यदि 7 दिन से पहले पहले अकाउंट बंद कर दिया जाए, मतलब मान लीजिए आज FD कराई और 7 दिन से पहले ही पहले बंद कर दी गई, तो उस केस में किसी प्रकार का कोई ब्याज दे नहीं होता, मतलब ब्याज नहीं मिलता है। प्री मैच्योर एनकैशमेंट, अगर एक्सीजेंसी या मतलब कोई इमरजेंसी आ गई तो उस केस में प्री मैच्योर एनकैशमेंट भी किया जा सकता है। और उस केस में क्या होगा, मान लीजिए आपने FD कराई थी, FD कस्टमर ने कराई थी 10 साल के लिए, लेकिन उसने आके 3 साल बाद कहा कि भाई तोड़ दीजिए हमें कुछ काम है, तो जो 3 साल का जो पीरियड होगा सिर्फ उसे उसी का ब्याज मिलेगा। और जो 3 साल के पीरियड के हिसाब से जो स्कीम एप्लीकेबल होगी डेट ऑफ ओपनिंग द अकाउंट के हिसाब से, उसी हिसाब से उसको इंटरेस्ट पे किया जाएगा। टर्म डिपॉजिट जो होते हैं वो अगर मैच्योर है और अनपेड है या उनको क्लेम नहीं किया गया है, तो मान लीजिए सपोज एग्जांपल लेते हैं कि मान लीजिए 10 जनवरी को कोई अकाउंट में था, उसमें टर्म डिपॉजिट मैच्योर हो गया, उसके 5 साल हो गया, कंप्लीट हो गया, लेकिन वो आदमी लेने आया मान लीजिए 10 दिसंबर को, ठीक है, करीब 11 महीने बाद लेने आया कि भाई हमें पैसे दे दो। अब जो 11 महीने का टाइम था उसमें वो पैसा तो बैंक के पास रहा ना, तो बैंक उस पैसे पर सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट देगा, लेकिन टर्म डिपॉजिट की सेविंग अकाउंट का देगा। या फिर अगर मान लीजिए अकाउंट जब टर्म डिपॉजिट जो किया गया था उसका कॉन्ट्रैक्ट रेट अगर उस सेविंग डिपॉजिट के अकाउंट से भी कम था, सेविंग इंटरेस्ट से भी कम था, तो वो कम वाला देगा। दोनों में से जो भी कम होगा वो देगा, ठीक है।
20,000 से ऊपर का अगर पेमेंट है तो फिर बैंक इसको अकाउंट में ही पेमेंट करेगा। 20,000 तक का है तब तो फिर कैश भी दिया जा सकता है, ठीक है। लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट के लिए कहा गया है कि अगर लोन अगेंस्ट टर्म डिपॉजिट देना है तो उसमें 5 से लेके 20% तक का लगभग मार्जिन रखा जाता है, बैंक पॉलिसी पे डिपेंड करता है। मतलब मान लीजिए 100 रुपये का टर्म डिपॉजिट तो उसमें 80 से लेके 95 रुपये तक का लोन ही दिया जाएगा, और ये जो वैल्यू होगी 100 रुपये वाली, ये प्रिंसिपल प्लस जितना भी इंटरेस्ट आ चुका है ऑलरेडी उस अकाउंट में, उसके हिसाब से डिसाइड की जाएगी। रिकरिंग डिपॉजिट लोगों को पता है, रिकरिंग डिपॉजिट में पीरियोडिकल स्टेटमेंट्स होते हैं, इंस्टॉलमेंट्स होते हैं, और यदि पीरियोडिक लेवल पर मतलब सही जैसे हर एक महीने में जमा करना है, तो किसी बीच महीने में अपने अकाउंट में पैसे ही नहीं जमा किया उस रिकरिंग डिपॉजिट में, तो फिर उस केस में क्या होगा, आपकी मैच्योरिटी जो है वो डिलेड पेमेंट के हिसाब से एडजस्ट कर दी जाएगी, ठीक है, जो पैसा आपने नहीं जमा किया उस हिसाब से। अन्य डिपॉजिट बताया गया, कुछ अन्य प्रकार के डिपॉजिट जैसे कैश सर्टिफिकेट, जैसे कि सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। तो सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट में जो फेस वैल्यू होती है वो उसकी मैच्योरिटी वैल्यू होती है, क्योंकि आपको डिस्काउंट पे मिलते हैं। हम लोग ये डिस्काउंट से पहले पढ़ चुके हैं। एन्युटी डिपॉजिट क्या होता है, एन्युटी डिपॉजिट ये रिकरिंग डिपॉजिट का ठीक उल्टा होता है। मतलब रिकरिंग डिपॉजिट में आपने मान लीजिए हर महीने 1,000 जमा किया और साल के अंत में आपको 12,000 13,000 ब्याज समेत मिल गया। एन्युटी में उल्टा होता है, एन्युटी में आपने एक साथ 15,000 जमा कर दिया और आपको हर महीने 100 200 500 जो भी उसका रूल है उस हिसाब से वापस मिल रहा है। मतलब इंस्टॉलमेंट में आप एक बल्क अमाउंट एक साथ जमा करते हो, उसके बदले में आपको हर महीने इंस्टॉलमेंट में ब्याज समेत पैसा क्वार्टरली या मंथली या हाफ ईयरली जैसा आप चाहें वैसा वापस मिलता रहता है। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट जो होता है वो बेसिकली मनी मार्केट इंस्ट्रूमेंट है और शॉर्ट टर्म नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स हैं। ये डीमैटेरियलाइज फॉर्म में इशू होते हैं 5 लाख और उसके ही मतलब एवज में इशू होते हैं। 5 लाख 10 लाख 5-5 लाख के ही इसमें पार्ट होते हैं। सर्टिफाइड डिपॉजिट का टेन्योर है वो 7 दिन से लेके 1 साल तक का होता है। ये डिस्काउंटेड वैल्यू पर भी इशू किया सकते हैं या फिर कूपन इंटरेस्ट पे भी इशू किया जाता है। कूपन क्या होता है, कूपन रेट आपका इंटरेस्ट होता है, ये हम लोग पहले पढ़ चुके प्रीवियस वीडियोस में, इसको दोबारा डिस्कस नहीं करेंगे। DEAF फंड क्या होता है, DEAF मतलब होता है 2014 में RBI ने एस्टैब्लिश किया था एक फंड, नाम था डिपॉजिटर एजुकेशन एंड अवेयरनेस फंड। ये आप सबको पता होगा, जो भी पैसा आपके बैंक में अगर इनऑपरेटिव है कोई अकाउंट, या मान लीजिए कोई टर्म डिपॉजिट है मैच्योर हो गया 10 साल तो उसको क्लेम करने नहीं आया, तो 10 साल के बाद 3 महीने के अंदर अंदर आपको आरबीआई को ये पैसा भेजना होता है, ठीक है। ये इसका इन शॉर्ट वर्जन है। जो पैसा ये आपको 3 महीने के अंदर आप भेज रहे हैं सब, ये पैसा किस लिए इस्तेमाल होगा, ये पैसा इस्तेमाल होगा डिपॉजिटर्स की अवेयरनेस बढ़ाने के लिए। आरबीआई इसको यूज करेगा। आपने आरबीआई को भेज दिया, मान लीजिए आपने पैसा आरबीआई को भेज दिया, वहां यूज होगा, फिर कुछ दिन बाद उसमें से कोई नॉमिनी जाग गया या डीसी या पर्सन लौट के आया, कहा भैया हम तो इंडिया में थे ही नहीं या हम भूल गए थे, हमारा ये जब ये बॉन्ड खो गया था तो हमें पैसा दिया जाए, तो आप उसको ये नहीं कहेंगे कि आपका डेफ में फंड भेज चुके नहीं मिलेगा, आप उसको पैसा देंगे। आप जो भी उसका ब्याज बन रहा होगा ब्याज समेत सेविंग बैंक के हिसाब से ला के आप उसको पैसा दे देंगे। फिर उसके बाद आप उस पैसे को आरबीआई के डेफ फंड से क्लेम करेंगे और आरबीआई उस पैसे को आपको रिइंबर्स करेगा, आपको मतलब आपके बैंक को, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। अगर फॉरेन करेंसी डिपॉजिट है और वो भी अनक्लेम्ड है, मान लीजिए किसी ने फॉरेन करेंसी पैसा जमा किया और फिर एनआरई एनआरओ अकाउंट में पड़ा था और क्लेम नहीं किया, उसमें भी 10 साल का टाइम होगा, तो उस केस में क्या होगा कि ऐसे केस में क्या आता है कि अगर 3 मैच्योरिटी के बाद 3 साल तक अगर अकाउंट नहीं ऑपरेट हो रहा है, इनऑपरेटिव पड़ा हुआ है, तो उस केस में तीसरे साल के हिसाब से जो आखिरी दिन होगा उसमें जो एक्सचेंज रेट उस समय जो चल रहा होगा फॉरेन करेंसी का इंडियन करेंसी, उस हिसाब से पैसा कन्वर्ट करके डेफ फंड में भेज दिया जाएगा। जिन जो ऐसा, ये तो टर्म डिपॉजिट की बात हो गई, मतलब एफसीआर वगैरह की बात हो गई। मान लीजिए नॉर्मल एनआरई अकाउंट में डिपॉजिट पड़ा हुआ है या ठीक है या एनआरओ में पड़ा हुआ है, अब वो अगर क्लेम नहीं किया गया तो उस केस में क्या, एनआरई की बात करेंगे, एनआरओ में तो खैर इंडियन करेंसी में होता है तो उसको नहीं कंसीडर करेंगे। एनआरई में पड़ा हुआ है, उसमें क्या हुआ कि वो टर्म डिपॉजिट था नहीं तो उसका कभी डेट तो एक्सपायरी होगी नहीं, तो उसमें आप क्या करेंगे, लंबे समय तक अगर हो जाएगा तो आप 3 महीने की नोटिस देंगे डिपॉजिटर को और कहेंगे 3 महीने के अंदर, अगर 3 महीने के अंदर उसने नहीं कोई एक्शन लिया इनऑपरेटिव अकाउंट में, तो फिर उसमें 3 जो नोटिस पीरियड होगा उसके 3 महीने के आखिरी दिन जो होगा तीसरे, उसके हिसाब से एक्सचेंज रेट लगाएंगे और कन्वर्ट कर देंगे इन रुपीज में और फंड चला जाएगा, ठीक है। ये प्रोसेस होता है। अनरिम्यूनरेटिव और अनडिजायरेबल अकाउंट्स कौन से होते हैं? अनरिम्यूनरेटिव वो अकाउंट होते हैं जो किसी शॉर्ट पर्पस के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। मतलब कोई कस्टमर आपके पास आया, उसने कहा हमें, अगर उसने देखिए 50,000 से कम का डीडी कहा तो आप कैश में बना दोगे, या उसे नेफ्ट करना, उसने कहा मुझे एक नेफ्ट करना है भैया 60,000 का, आपने कहा नहीं 50,000 से ऊपर हम नहीं करेंगे, तो आप उसका एक अकाउंट खोलेंगे, उस अकाउंट में 60,000 जमा करवाएंगे, फिर आप नेफ्ट कर देंगे, ठीक है। तो इस तरह, लेकिन वो एक ही टाइम तो यूज हुआ ना, या कभी कभी बहुत रेयरली यूज हो रहा है, 2-4 साल में एक बार यूज हो रहा है, ठीक है। तो ऐसे केस में इन अकाउंट्स को बोलते हैं अनरिम्यूनरेटिव अकाउंट। और अनडिजायरेबल अकाउंट, अनडिजायरेबल अकाउंट्स कौन होते हैं? अनडिजायरेबल अकाउंट्स वो होते हैं जो आप डिजायर नहीं करते हैं। मतलब आपके में वो कोई ऐसा कस्टमर है जिसने खूब सारी चेक इशू करा ली, अकाउंट में पैसा रहता नहीं, सबको चेक बांटते रहते हैं, रोज चेक आती रोज बाउंस होती, रोज चेक आती रोज बाउंस होती है। तो ऐसे लोग जो बार बार ऐसा करते हैं उन तरह के अकाउंट्स को कहा जाता है अनडिजायरेबल अकाउंट्स, ठीक है। विद दिस वी हैव कम टू एन एंड ऑफ द पार्ट 1। आई होप यू लाइक दिस सेशन। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम।